आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे चलते हैं एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक पर। हम डिकोड करेंगे कि आखिर कैसे वो एब्स्ट्रैक्ट बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटीज एक जोरदार लीगल टूलकिट में बदल गई हैं। एक ऐसा टूलकिट जिसे आज हमारे इंडियन कोर्ट्स एक्चुअली रोजाना यूज कर रहे हैं। एक नज़र डालते हैं हमारे आज के एजेंडा पर। हम इन 6 कोर एरियाज को कवर करने वाले हैं, ग्लोबल आदर्शों से शुरुआत करके सीधे इंडियन रियलिटी और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट्स तक जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, ग्लोबल आइडियल्स, इंडियन रियलिटी। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ हवा में नहीं बन गया था। इसे स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया था ताकि अलग अलग देशों को ट्रीटीज और जुडिशियल डिसीजंस के एक काफी कॉम्प्लेक्स वेब में सही रास्ता दिखाया जा सके। आप सोचिए, हर एनवायरमेंटल गवर्नेंस के सेंटर में एक बहुत बड़ी टेंशन होती है। एक तरफ प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने का प्रेशर और दूसरी तरफ जरूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन प्रोग्रेस को पुश करना। लिटरली यही बैलेंस मेंटेन करना दुनिया के हर देश का सबसे बड़ा हेडेक और चैलेंज है। सेक्शन 2 पर आते हैं, बैलेंसिंग ग्रोथ एंड नेचर। तो आखिर इस बड़ी टेंशन को सॉल्व कैसे किया जाए? यहाँ एंट्री होती है एक ओवरआर्चिंग कॉन्सेप्ट की, जो सच कहूँ तो हर एनवायरमेंटल लॉ का मेन एंकर पॉइंट है। और वो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह टर्म हमने बहुत बार सुना है, राइट? पर टेक्निकली ये सिर्फ आज की ज़रूरतों को पूरा करना नहीं है। ये असल में एक लंबी टाइमलाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब हम अपना विकास तो करें, पर आने वाली जनरेशन्स की एबिलिटी को जीरो ना कर दें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से शुरू होकर फ्यूचर तक जाती है। इस कॉन्सेप्ट का ग्लोबल सफ़र एक बड़ा ही क्लियर पाथ फॉलो करता है। 1987 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट से शुरुआत होती है और फिर आता है 1992 का लैंडमार्क रियो अर्थ समिट। और पता है, यही रास्ता आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचा, जहां वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम जैसे बड़े केसेस में इस प्रिंसिपल को स्ट्रांगली अडॉप्ट किया गया। सेक्शन 3, प्रिवेंशन एंड अकाउंटेबिलिटी। अब सवाल उठता है कि कानून तब कैसे रिएक्ट करता है जब सामने पोटेंशियल एनवायरमेंटल डिजास्टर्स और कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस जैसी स्कैरी सिचुएशंस आ खड़ी होती हैं। यहाँ एक बड़ा ही वाइटल सवाल है, लीगल सिस्टम्स तब क्या करते हैं जब किसी चीज से सीरियस या इररिवर्सिबल डैमेज का रिस्क तो दिख रहा हो, लेकिन साइंटिस्ट्स अभी भी उसके एग्जैक्ट आउटकम पर बस डिबेट ही कर रहे हों? क्या कानून हाथ पर हाथ धरे एब्सोल्यूट प्रूफ का वेट करता रहेगा? बिल्कुल नहीं। यहां काम आता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ हार्म का इंतजार करना एक्शन को रोकने का कोई वैलिड लीगल एक्सक्यूज नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, अगर रिस्क बहुत बड़ा है तो प्रिवेंशन लाजमी है, भले ही उस वक्त की साइंस 100% श्योर हो या ना हो। और जब डैमेज हो जाए तब क्या? तब आता है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ये कानून फाइनेंशियल बर्डन को इफेक्टिवली उस पर शिफ्ट कर देता है जिसने कचरा फैलाया है। सीधी बात, जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा वही उस डैमेज को ठीक करने का पूरा बिल भरेगा। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वाले केस में कोर्ट्स ने इसको बिल्कुल प्रॉपर्ली एनफोर्स किया था। लेकिन सबसे बेस्ट तो यही है ना कि डैमेज शुरू ही ना हो। इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनसे सिग्निफिकेंट हार्म होने का डर होता है, उन्हें इन स्ट्रिक्ट फेजेस से गुजरना पड़ता है। कोई भी प्रोजेक्ट डायरेक्टली फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंचता, उसे पहले प्रायर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA फेस क्लियर करना ही पड़ता है। एक तरह से ये एनवायरमेंट का जरूरी सिक्योरिटी चेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, प्रोटेक्टिंग द कॉमन्स। यहां एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है। आखिर इस नेचुरल वर्ल्ड का असली मालिक है कौन? कानून इन पब्लिक रिसोर्सेज को किस नजर से देखता है? देखिए, सरकार नदियों, जंगलों या हवा की अकेली ओनर नहीं होती, बल्कि स्टेट इन नेचुरल रिसोर्सेज को पब्लिक के लिए एक ट्रस्ट के रूप में होल्ड करके रखती है। सरकार बस एक गार्डियन की तरह है। इन चीजों को अचानक से प्राइवेट यूज के लिए कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसे कहते हैं पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, और MC मेहता वर्सेस कमलनाथ केस में इसे कोर्ट्स ने बहुत फियर्सली डिफेंड किया था। और इसी के साथ स्ट्रांगली जुड़ी है इंटरजेनरेशनल इक्विटी। ये प्रिंसिपल नेचुरल रिसोर्सेज के अंधाधुंध एक्सप्लॉयटेशन पर स्ट्रिक्ट रोक लगाता है। पर कैसे? ये सिंपली उन लोगों के कानूनी अधिकारों को एक्नॉलेज करता है जो अभी तक इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुए हैं। ये प्लैनेट को आने वाली जनरेशन्स के लिए सेफ रखने की ड्यूटी है। सेक्शन 5, ग्लोबल ड्यूटीज, अनइक्वल बर्डन्स। अब देखते हैं कि ये सभी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंटरनेशनल स्टेज पर, स्पेशली बड़ी ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस में कैसे स्केल अप होती हैं। यहाँ एंट्री होती है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, या सिंपली कहें तो CBDR। इसका लॉजिक बिल्कुल सॉलिड है।
सभी देशों की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जरूर है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज पर ऑब्लिगेशंस काफी ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा डैमेज उन्हीं ने किया है। ये एक अकेला प्रिंसिपल ग्लोबल क्लाइमेट टॉक्स में इंडिया की पोजीशन को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। इसके अलावा नो हार्म प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन इंटरनेशनल लॉ का बिल्कुल फाउंडेशनल बेस बनाते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि अगर किसी एक देश में कोई बड़ी इंडस्ट्री लग रही है तो उसके पॉल्यूशन से पड़ोसी देश तबाह ना हो जाए। इस मामले में दोनों देशों के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और कॉपरेशन लीगली बाइंडिंग बन जाता है। और अब चलते हैं हमारे आखिरी और सबसे क्रूशियल हिस्से पर, सेक्शन 6 द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट। यहां हम इन सारे ग्लोबल ट्रीटीज को एक साथ जोड़कर देखने वाले हैं कि कैसे ये बड़े बड़े इंटरनेशनल आइडियल्स हमारे इंडियन गवर्नेंस और कानून में एक्चुअली जान फूंक देते हैं। इंडिया में इन प्रिंसिपल्स का इम्पैक्ट बहुत ही मैसिव है। ये सिर्फ किसी दूर देश में पेपर पर लिखी हुई थ्योरिक बातें नहीं रह गई हैं। ये हमारे कोर्ट्स के जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को कॉन्स्टेंटली गाइड करती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंडर जो राइट टू लाइफ है ना, उसको ग्राउंड लेवल पर ऑपरेट करने की मशीनरी बन चुकी हैं। इनके बिना सस्टेनेबल गवर्नेंस सोची ही नहीं जा सकती। एक और बड़ा गेम चेंजर है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस टू जस्टिस। डोमेस्टिक लेवल पर इन लॉज का अप्लाई होना ये गारंटी करता है कि आम जनता जो एक्चुअली अफेक्ट हो रही है वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बने। मतलब अफेक्टेड कम्युनिटीज को बस किनारे नहीं छोड़ा जा सकता, उन्हें इन्वॉल्व करना और उन्हें लीगल रेमेडीज प्रोवाइड करना मैंडेटरी बन जाता है। अगर हम इन डिटेल्स पर नजर डालें तो मैप बिल्कुल क्लियर हो जाता है। उन सभी एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल डॉक्ट्रिन्स को इंडियन सुप्रीम कोर्ट के इन लैंडमार्क केसेस ने एक्चुअली प्रैक्टिकल रियलिटी बना दिया। हर एक बड़े ग्लोबल कॉन्सेप्ट को इंडियन मिट्टी में एस्टैब्लिश करने के पीछे एक सॉलिड फाउंडेशनल कोर्ट रूलिंग खड़ी हुई है। सोचना पड़ेगा कैसे इंडियन कोर्ट्स ने प्रैक्टिकली एक कानूनी रेवोल्यूशन ला दिया। इन प्रिंसिपल्स को एक्टिवली अडॉप्ट करके उन्होंने उन गाइडलाइंस को जो पहले सिर्फ ग्लोबल लेवल पर मानी जाती थी, पूरी तरह से डोमेस्टिक और लीगली एनफोर्सेबल राइट्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के लिए वाकई एक बहुत बड़ा लीप था। और ये सारा स्ट्रक्चरल एवोल्यूशन अपने आप में एक काफ़ी फैसिनेटिंग सवाल खड़ा कर देता है। अगर हमारे डोमेस्टिक कोर्ट्स ऐसे ही सक्सेसफुली इन ग्लोबल ट्रीटीज़ को यूज़ करके देश में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहे हैं, तो क्या आने वाले कल में नेशनल जजेस ही इस प्लैनेट के फ्यूचर के अल्टीमेट गार्डियंस बनने जा रहे हैं? ये सोचिए ज़रूर। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।